आपने सही कहा है भाभी, सुबह सुबह इस शहर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। इसके बाद जब ये सड़क ऑफिस जाने वाले लोगों से और गाड़ियों से भर जाएगी, तब ये शांति हमें कहीं नहीं मिलेगी। पर अभी जो शांति है, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और अगर उसके साथ बिमल भैया के हाथों की चाय मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तब देखना ये शांति भरा पल और भी मजेदार हो जाएगा। अरे अरे अरे, अरे, ये क्या कर रहे हो? मनीष, तुमने क्या गाड़ी का नंबर नोटिस किया? नहीं भाभी, उससे पहले ही वो भाग गया। बिमल भैया, आंखें खोलिए। बिमल भैया जिंदा तो है ना भाभी? हाँ, रुको, मुझे पल्स चेक करने दो। भाभी, एक्सीडेंट केस है, छूने से कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे नहीं पता है मनीष, और मुझे इस वक्त सिर्फ इस आदमी की जान बचानी है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। हाँ, ये जिंदा है, पल्स तो चल रही है। तुम जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, हमें इन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ, मैं अभी कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ हेलो, एम्बुलेंस सर्विस। नहीं मैडम, एक्सीडेंट का केस है, ऐसे ही एडमिट नहीं कर सकते। एडमिट नहीं कर सकती है कि क्या मतलब है? आपने पेशेंट की हालत देखी है? अगर आप अभी इन्हें एडमिट नहीं करेंगी तो कुछ भी गलत हो सकता है। आप लोग पेशेंट के क्या लगते हैं? हम लोग पेशेंट के कोई नहीं है, लेकिन अभी ये सब कहने का क्या मतलब है? ये लो, तो फिर आप लोग पेशेंट का कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। नहीं, जब तक पेशेंट के घर वाले नहीं आते हम कोई भी स्टेप नहीं ले सकते। क्या हो रहा है यहाँ? एनी प्रॉब्लम सिस्टर? देखिए ना सर, एक रोड एक्सीडेंट का केस है, अभी तक पुलिस रिपोर्ट नहीं किए हैं और ये ट्रीटमेंट के लिए फोर्स कर रही है। हॉस्पिटल में आकर ट्रीटमेंट के लिए फोर्स करना पड़ रहा है मुझे। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है, आप लोग बता सकते हैं? आप कौन है? मैं हूँ मालिनी सेन, इस एक्सीडेंट की चश्मदीद गवाह। मिसेस सेन, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ एंड एज ए ह्यूमन बीइंग मैं आपकी इस एफर्ट की तारीफ करता हूँ, लेकिन क्या आप समझ रही हैं कि हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं? जिस हाथ से इलाज करेंगे वो हाथ बंधे हैं, तो फिर एक हॉस्पिटल में डॉक्टर का क्या काम है? ये पुलिस केस है मिसेस सेन, और उनकी जो कंडीशन है उससे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। हाँ? और ये जानने के बावजूद आप यहाँ खड़े खड़े देख रहे हैं कि क्या कुछ होता है या नहीं? अगर इलाज ना होने की वजह से इस आदमी की मौत हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी क्या आप लेंगे? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। वो ठीक कह रही है। और अगर इलाज करते वक्त उनकी मौत हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी क्या आप लेंगी? नहीं लेंगी ना। बड़ी बड़ी बातें तो सब कर सकते हैं, और इसके अलावा पेशेंट को देखकर ये लग रहा है कि हम अगर इसका इलाज करें भी और ये ठीक हो जाए तो भी हमारे हॉस्पिटल का बिल ये चुका नहीं पाएंगे। और इसीलिए मैडम हम लोग इसलिए आप साफ साफ इलाज करने से मना कर रहे हैं। मैं एक बात बोलती हूँ डॉक्टर साहब, पर प्लीज इसका बुरा मत मानिएगा। चाहे आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर बनने के लायक तो आप है ही नहीं। मिसेस सेन, आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। नहीं, मैं सिर्फ आपको कुछ बातें याद दिला दे रही हूँ। जब आप डॉक्टर बन रहे थे तब आपने कुछ शपथ लिया था, जिसका मतलब ये था कि बिना किसी भेदभाव के सच्चे दिल से आप हर पेशेंट का इलाज सही तरीके से करेंगे और उन्हें उनकी जिंदगी लौटाएंगे। लेकिन इस वक्त पूरा उल्टा काम कर रहे हैं। एक सीरियस पेशेंट का इकोनॉमिकल कंडीशन देखकर आप उनका इलाज करना नहीं चाहते हैं। कानून की बात करके आप अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ रहे हैं। छोड़ दीजिए ना भाभी, हम लोग किसी और हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन अगर मनीष इन्हें दूसरे हॉस्पिटल ले जाते जाते इनकी मृत्यु हो गई तो? अगर ये खुद को डॉक्टर मानते हैं तो फिर इलाज तो इन्हें ही करना होगा, और नहीं तो इन्हें ये स्वीकार करना होगा कि ये डॉक्टर बने हैं सिर्फ और सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए, और गाड़ी में रेड क्रॉस लगाकर सिर्फ ट्रैफिक से बचने के लिए। हाँ बिल्कुल, एकदम ठीक कह रही हैं। एकदम सही बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आप बेकार में ही सीन क्रिएट कर रही हैं। इसके बाद हमें मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सिस्टर, पेशेंट को अंदर ले जाइए। लेकिन सर, ऐसे बिना पुलिस रिपोर्ट के? वो सब हम लोग इलाज के बाद ही सोचेंगे। अभी हमारा पहला कर्तव्य है पेशेंट का इलाज करना। थैंक यू मिसेस सेन। अगर आप मुझे सही राह नहीं दिखाती तो शायद मेरे अंदर का डॉक्टर मर चुका होता। थैंक यू डॉक्टर,
आप प्लीज इन्हें बचा लीजिए। खर्च, पुलिस रिपोर्ट, गार्जियन कॉन्सर्न, इस सब के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ओके सिस्टर, जल्दी से चेंज करवा कर उन्हें हाइब्रिड रूम पे ले आइए। ओके डॉक्टर। अब हमें क्या करना है भाभी? सबसे पहले पुलिस में एफआईआर दर्ज करनी है। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं भाई, तुम्हारी जरूरत यहाँ है। तुम्हारे पास विमल भैया का फोन तो है ना? देखो वो चल रहा है या नहीं। हाँ चल रहा है, मैंने चेक कर लिया और फोन में पासवर्ड भी नहीं है। गुड, तो विमल भैया के घर में अभी एक कॉल करो और कंसर्न फॉर्म के लिए एक वर्बल कॉन्फर्मेशन उनसे ले लो। पर वो लोग क्या इतने पैसे दे पाएंगे भाभी? एक इंसान की जान की कीमत पैसा, धन, दौलत, नियम, सही गलत, इन सब से ऊपर है मनीष। तुम उन्हें फोन करके एडमिशन की फॉर्मेलिटीज खत्म करो। मैं चलती हूँ, अगर कोई जरूरत पड़े तो फोन करना। ठीक है। एक्सीडेंट, इंजरी, वो तो समझ गया मैडम, लेकिन यहाँ पर आप हम लोगों से क्या लेने आई हैं? वही तो समझ नहीं आ रहा। कुछ खास नहीं, बस उस एक्सीडेंट के चश्मदीद गवाह होने के कारण मैं एक एफआईआर दर्ज करने आई हूँ। एफआईआर? आप इतनी देर से जो कह रही थी वो क्या सिर्फ एफआईआर लिखवाने के लिए? अच्छा, जिसने टक्कर मारी उसे जानती है, या जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुई है उस गाड़ी का नंबर आप जानती है? वो नंबर बता पाएंगी? नहीं, जिसने एक्सीडेंट किया मैं उन्हें तो नहीं जानती। यहाँ तक कि वो गाड़ी जल्दी में थी तो नंबर नहीं नोट कर पाई। और बिना कुछ समझे ही आप एफआईआर लिखवाने चली आई यहाँ पर। आजकल टीवी देख के लोगों का दिमाग खराब हो गया है हवलदार। अब तो लोग साइकिल से गिरने के बाद भी एफआईआर लिखवाने चले आएंगे हवलदार। यू आर राइट, मैं आ ही सकती हूँ, पर डिपेंड करेगा मैं कैसे गिर गई हूँ उसके ऊपर। क्योंकि अगर साइकिल सीखते वक्त कोई इंसान या कोई गाड़ी जानबूझकर आकर मुझे धक्का मारता है तो फिर मैं एफआईआर लिखवाने जरूर आऊंगी। क्योंकि एफआईआर का मतलब ही होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और उसे दर्ज करवाने के लिए अपराधी का डिटेल्स या गाड़ी का नंबर जरूरी नहीं होता है। अगर कोई क्राइम हुआ हो तो उसके बारे में जितना इन्फॉर्मेशन है उतना देना ही काफी होता है। शायद भूले नहीं होंगे। क्या आप मुझे यहाँ पे कानून सिखाने आई है? ज्वाइन करने से पहले आप लोगों की जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी जब आप नहीं सीख पाए तो मैं इस आधे घंटे में आपको क्या ही सिखा पाऊंगी। मैं तो बस इंफॉर्मेशन की एक कॉपी लेने आई हूँ ताकि हॉस्पिटल में जाकर उसे दिखा पाऊँ। ओह, सिर्फ हॉस्पिटल में एक कॉपी दिखाएंगी इसीलिए एफआईआर करवाने आई हैं? तो पहले बताना था। हाँ, क्योंकि आप लोगों की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि अपराधी को आप लोग कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। अब कहना क्या चाहती है कि हम लोग अपना काम नहीं करते? आपके पास कोई डिटेल्स नहीं है, यहाँ तक कि गाड़ी का नंबर भी आपको पता नहीं है। आपको पता है हर दिन शहर में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं? घास के ढेर में कभी सुई मिलती है क्या? अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो भी आम पब्लिक के मन में उम्मीद जाग सकती है। वैसे भी इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद वो आदमी जिंदा रहेगा भी या नहीं, यही समझ में नहीं आ रहा है। बस फिर तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अपराधी के बारे में भी पता नहीं है, और अगर विक्टिम खिसक गया तो फिर इस केस पे मेहनत करके हमें क्या मिलेगा? छी, एक लाचार बेबस आदमी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और आप ये सब कह रहे हैं? बस बस बस, बहुत लेक्चर हो गया। लाचार है कि क्या है हमें पता है। ये लोग जितने सीधे दिखते हैं ना उतने सीधे ये होते नहीं है मैडम। क्या आपको पता है कि आप जिस चाय की दुकान की बात कर रही है ना, वो गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है। हम चाहे तो कभी भी उस दुकान को बंद करवा सकते हैं। शायद करवा सकते हैं, लेकिन गैर कानूनी है ये जानने के बावजूद जब आप लोगों ने इतना दिन कुछ नहीं किया, इसका मतलब कोई तो बात है। आप आखिर कहना क्या चाहती है? मैंने टीवी देखकर कानून के बारे में नहीं जाना है। अब तक शायद आपको ये बात समझ में आ गया होगा इंस्पेक्टर। इसलिए अंडर द टेबल क्या मिलता है जिसकी वजह से आप लोग गैर कानूनी झोपड़ी देखकर भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ये बात तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या आप मुझे रिश्वतखोर कह रही है? चलो, ये तो अच्छी बात है कि आपको इशारा समझ में आ ही जाता है। इसलिए आप बेकार में अपना और मेरा कीमती वक्त बर्बाद ना करें और एफआईआर लिखिए और उसका एक कॉपी मुझे दे दीजिए। क्योंकि वो लाचार आदमी अगर सच में अपराधी है तो उसे सजा पाने के लिए भी तो जिंदा रहना पड़ेगा, है ना ऑफिसर? मैंने सही कहा ना? सर, मैं क्या कह रहा था, एफआईआर लिखकर इसे भगाइए यहाँ से। ये कोई मामूली औरत नहीं लग रही है। कहीं हमारे पुलिस स्टेशन में हमला ना कर दे, नहीं तो हम लोग बेकार में फंस जाएंगे सर। मतलब हमला? अच्छा, आप बैठिए, मैं एफआईआर लेता हूँ। That's better. आपने अपना नाम क्या बताया? मालिनी सेन।
तो फिर अब कोई फॉर्मेलिटीज तो नहीं है ना? नो मैम। थैंक यू। एफआईआर की कॉपी मिल गई भाभी? हाँ, अभी मैंने सबमिट किया है। पुलिस स्टेशन में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तुम शायद भूल रहे हो मनीष कि भैंस के आगे बीन बजाने का एक मतलब होता है, पर पुलिस के आगे बीन बजाने का कोई मतलब नहीं होता। क्यों, क्या हुआ है? वो सब लंबी कहानी है, घर जाकर बताऊंगी। तुम मुझे बताओ, बिमल भैया के घर वाले आए हैं? बैड न्यूज। क्यों, क्या हुआ? उनका कोई बच्चा नहीं है। 2 साल पहले उनकी पत्नी भी गुजर गई। उनके एक पड़ोसी को मैंने फोन किया था, उन्होंने कहा कि बिमल भैया का कोई भी नहीं है। इश, कैसी जिंदगी है। मैं सोच रहा था अभी उनके ट्रीटमेंट का क्या होगा। वो सब हम लोग घर में जाकर सोचेंगे भाई। अब उससे पहले हमें कहीं और जाना है। कहाँ? चलो ना, मैं रास्ते में बताऊंगी। हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं भाभी? कुछ क्लू ढूंढने के लिए। क्लू? हाँ भाई, तुमने तो सारी बात सुनी है ना? पुलिस हमारी कोई मदद नहीं करने वाला। ये कहने से कैसे होगा? ये तो उनका काम है, अपराधी को तो उन्हें ही पकड़ना चाहिए ना। कोई अगर अपना काम नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती हम लोग उनसे कोई भी काम नहीं करवा सकते, बल्कि वो लोग हमें झूठी उम्मीद देकर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। इसीलिए जो भी करना होगा हमें ही करना होगा। ये सब देखकर भी हम लोग ऐसे आंखें मूंद कर अपने घर में नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे भाभी? हम लोग गाड़ी के मॉडल के अलावा कुछ नहीं जानते। तो भी थोड़ा बहुत ढूंढ कर देखते हैं, क्या पता गाड़ी के जर्क की वजह से कोई डॉक्यूमेंट गिर गया हो, कोई आइडेंटिटी प्रूफ ही मिल जाए। ठीक है। नहीं भाभी, यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं मिला। कुछ देर और ध्यान से देखो ना। मनीष, कुछ मिला क्या भाभी? वो देखो। सीसीटीवी? ये जिस एंगल में है उससे तो इसमें गाड़ी का नंबर साफ साफ दिखाई देगा। हमारे पीछे लगा हुआ था, इसलिए हम लोग सुबह देख नहीं पाए। तो फिर तो केस सॉल्व हो गया भाभी। गाड़ी का नंबर मिलते ही काम बन जाएगा। चलो अभी ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जाके हम लोग बात करते हैं। रुको मनीष, अगर हम लोग ऐसे ही ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस पहुँचे तो वो लोग हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ये सारी जानकारी वो लोग आम आदमी को नहीं देते हैं। तो फिर क्या करें? पुलिस। पर आपने ही तो कहा पुलिस हमारी हेल्प नहीं करेगी। मनीष, दुनिया में जैसे सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, वैसे ही पुलिस भी एक जैसे नहीं होते हैं। समझ में आया? अच्छा मैनाक, राजेश से तुम्हारी बात होती है? कौन राजेश? वो लंबा वाला या कोलूटोला वाला राजेश? अरे डीएसपी राजेश, जिसका नंबर यूपीएससी में बहुत अच्छा आया था। अच्छा, लंबा वाला। हाँ, बातें होती है, लेकिन अभी वो बहुत बिजी रहता है। दोस्तों के ग्रुप में वो थोड़ा बहुत मैसेज करता है। अच्छा सुनो ना, अगर फेवर मांगूंगी तो वो करेंगे? मालिनी, फिर से कोई समाज सेवा में निकली हो? तुम्हारी यही आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और दोस्तों से बेवजह फेवर लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मैनाक, बात इतनी भी बड़ी नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे और कुछ नहीं। पॉसिबल होगा तो इन्फॉर्मेशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा फेवर तो तुम नहीं लोगे, फेवर तो मुझे चाहिए। प्लीज मैनाक, तुम नंबर दो ना मुझे। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, मैं एक टेक्स्ट करता हूँ। थैंक यू। हाँ मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हैं आजकल, लेकिन अगर आप मेरी इतनी सी मदद कर दे तो सच में आप मेरी हेल्प करेंगे? इसमें आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? हाँ हाँ जरूर। सिर्फ आप मुझे बताइए कि आप कब आएंगे, और अकेले मत आइएगा, अपने फैमिली को साथ लेकर आइएगा। ठीक है, आप मुझे इसी नंबर पर फोन कीजिएगा। तो फिर अब मैं फोन रखती हूँ, टेक केयर। राजेश भैया ने क्या कहा? सीसीटीवी का फुटेज देख पाएंगे? सिर्फ वही नहीं देखेंगे, वो फुटेज मुझे भी दिखाएंगे। बस उसके बदले मेरे हाथों से बने फिश फ्राई खाना चाहते हैं। सच में भाभी, लोग रिश्वत में पैसे देके काम करवाते हैं, पर आप तो अपना स्पेशल वाला फिश फ्राई खिला के अपना सब काम करवा रही हैं भाभी। उफ, ये इंसान कितना निर्दयी है। थैंक यू राजेश भैया, लेकिन आप बेकार में इतना ट्रैवल करके यहाँ क्यों आए? आप मुझे बुला सकते थे, मैं ही आपके ऑफिस में आपसे मिलने आ जाती। असल में ये काम तो मैंने ऑफिशियली नहीं किया ना, इसीलिए आपको ऑफिस में नहीं बुलाया भाभी, और ठीक इसी वजह से मैं ये फुटेज आपको नहीं दे सकता। ओ नहीं दे पाएंगे? अब
तो अच्छा, मैं गाड़ी का नंबर नोट कर लेती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है भाभी, मैंने पहले ही आपका काम आसान कर रखा है। ये लीजिए, इसमें गाड़ी का नंबर और गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है वो डिटेल्स लिखा है। ये गाड़ी किसके नाम पर है? इस शहर के सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्रियलिस्ट राहुल सरकार के नाम पर। मगर वीडियो में जिसको देखा गया है वो राहुल सरकार नहीं है, वो है राहुल सरकार का एक लौता बिगड़ैल बेटा रेहान सरकार, नाम का ही कॉलेज स्टूडेंट। मान लीजिए कॉलेज में अटेंडेंस है ही नहीं, सिर्फ अपने पिता के डोनेशन से कॉलेज में टिका हुआ है। ग्रेट, आपने तो मेरा काम आसान ही कर दिया है राजेश भैया। तो मेरे पास पुख्ते सबूत भी है। अब मैं सबूत को लेकर उस इंस्पेक्टर के पास कभी भी जा सकती हूँ। कोई फायदा नहीं होगा भाभी। पर क्यों? राहुल सरकार बहुत ही चालाक और पैसे वाला इंसान है। सरकार और विरोधी पार्टी दोनों ही उसके इशारों पे नाचती है। उसके बेटे को अरेस्ट करना तो दूर की बात है, उसके अगेंस्ट में आप थाने में कोई कंप्लेंट तक फाइल नहीं कर पाएंगी। हर जगह उसके पिता के पैसे चलते हैं। इसका मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट करने के बाद भी वो बच जाएगा? एक एक्सीडेंट? ऐसे कई सारे एक्सीडेंट उसने पहले भी कई बार किए हैं, कोई उसका बाल तक बांका नहीं कर पाया है। उसे क्या किसी भी तरह से हम सजा नहीं दिलवा सकते? हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग, कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक वो खुद नहीं आकर अपनी गलतियां मान लेता, और ये तो वाकई असंभव है। ठीक है, देखते हैं इस असंभव को संभव हम कर सकते हैं या नहीं। ये तो बहुत बड़ा केस है भाभी, सच में रेहान सरकार बहुत बड़ा नाम है। हम लोग क्या सच में कुछ कर पाएंगे? अगर तुम मेरी थोड़ी मदद करो तो हम जरूर कर पाएंगे। बोलिए ना, क्या करना पड़ेगा? तुम्हारा दोस्त अभी, उसके पापा का एक सिक्योरिटी एजेंसी है ना, वही लोग तो शहर के बड़े बड़े लोगों के घर में बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी गार्ड भेजते हैं। उनसे पूछ कर देखो कि उनके पास रेहान सरकार का कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं। राइट, पर वो लोग ही रेहान के घर में सिक्योरिटी सप्लाई करते हैं, आपको कैसे पता? मुझे पता नहीं है, मैंने तो बस अंधेरे में तीर चलाया है। अगर लग गया तो फाइन, मैं मानता हूँ रेहान के घर में वही लोग सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई करता है। तो आप रेहान सरकार के बारे में ऐसा क्या जानना चाहती है? सब कुछ। रेहान सरकार कब कब और कहाँ कहाँ जाता है, और वो जब जाता है तब उसके साथ कौन रहता है, जनरली वो किस रास्ते से ट्रैवल करता है, यही सब। और सब मतलब सब। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन क्या अभी तुम्हें देगा? उनके सिक्योरिटी एजेंसी का गुडविल भी तो इससे जुड़ा है ना? ये सब के बारे में आप फिक्र मत करिए भाभी, अभी बहुत ईमानदार और समझदार लड़का है। सब सुनने के बाद वो हमारी जरूर मदद करेगा। रुकिए, अभी कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, फोन नहीं, तुम सीधे जाकर उससे बात करके आओ। ठीक है भाभी, मैं अभी जा रहा हूँ। भाभी, अभी ने फोन किया था। हाँ हाँ हाँ, क्या कहा उसने? वही लोग सरकार परिवार में सिक्योरिटी सप्लाई करते हैं, और बेस्ट पार्ट तो ये है सरकार परिवार का सिक्योरिटी गार्ड भी रेहान सरकार के ऊपर बहुत भड़का हुआ है। और ये सब सुनने के बाद उन्होंने भी कहा है हमारी मदद करेंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, रेहान सरकार का रूटीन क्या है? कॉलेज वॉलेज नहीं जाता, हर दिन घूमना फिरना, कॉफी शॉप ये सभी करता है। हफ्ते में तो वो 3-4 दिन लेट नाइट पार्टी कर ही लेता है भाभी। और घर में जब पापा नहीं रहते हैं तो रोज करता है। आज रात को भी वो पार्टी में जाएगा। ग्रेट। और वो किस रूट से जाएगा? विमल भैया के दुकान के सामने वाला रास्ता। और सबसे अजीब बात क्या है पता है आपको? इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी वो सेम रूट से ट्रैवल कर रहा है। एक बार देखिए उस लड़के में कितना कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस नहीं, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। एनीवे, ये तो हमारे लिए किसी वरदान की तरह है। मतलब तुम आज रात को समझ जाओगे। बस तुम पूरे कॉन्फिडेंस से तैयार रहना, क्योंकि आज रात का मेन रोल तुम्हें ही करना है। तुमने रास्ते के बीच कील बिछा दी है ना? हाँ भाभी, मैंने अपना काम कर दिया है। और ठीक यहाँ पर आकर उसकी गाड़ी पंक्चर होगी ये भी पता है मुझे ये नहीं पता है कि अगर मैं विमल भैया का भूत बनकर जाऊँ तो वो यकीन क्यों करेगा? विमल भैया तो जिंदा है अभी। ये बात मैं जानती हूँ, तुम जानते हो, पर वो तो नहीं जानता, क्योंकि इसके बारे में जानने का शौक या मन उसके पास नहीं है। वो अरे मेरे मौत के लिए तू जिम्मेदार है। कौन हो आप? कौन हो?
मुझे मेरे दुकान के सामने मार के तू मुझे ही पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? हाँ, आज मैं तुझे भी अपने साथ ले जाने आया हूँ। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, नहीं 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 नहीं। अरे भाभी, ये तो बेहोश हो गया है। अब क्या होगा? अब जो भी होना है कल सुबह ही होगा। अब तुम घर चलो। और इसका क्या होगा? डर के मारे बेहोश हो गया है। थोड़ी देर बाद जब होश आएगा तब कैब बुक करके चला जाएगा। इसके बारे में तुम ज्यादा मत सोचो। भाभी, हॉस्पिटल से फोन आया था। बीमल भैया अभी ठीक है, पर उनके ट्रीटमेंट का खर्चा तो बहुत ही बढ़ गया है भाभी। वो आप कैसे मैनेज करेंगी? जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा है, पैसे भी वही चुकाएगा। सिर्फ मैंने जो तुम्हें सिखाया है, फोन करके तुम उसे वही कहना। ठीक है। ये बिमल भैया का फोन है, तुम इसी से करो। मुझे यकीन है वो नंबर वेरीफाई जरूर करेगा। हेलो। मुझे तो तूने मार ही दिया है, अब तो मैं तुझे हिलाऊंगा। कौन है? आप कौन है? मुझे पहचान नहीं पाया क्या? अभी तक तो मेरा श्राद्ध भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी भूल गया? कितना बेवकूफ है तू। रुक जा, मैं खुद आ रहा हूँ तुझे याद दिलवाने के लिए। नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 मत आइए। मुझसे गलती हो गई है, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी कत्ल करके मुझसे ही माफी मांग रहा है? हाँ? क्यों? मैं गरीब हूँ, इसीलिए मेरी जान की कोई कीमत नहीं है? बता मुझे। है बिल्कुल है। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। तू अभी जाके पुलिस स्टेशन में अपना गुनाह कबूल कर और हॉस्पिटल का खर्चा 10 लाख वो भी जमा कर, नहीं तो मैं तुझे वरना क्या? नहीं तो मरने से पहले अपने अमीर बाप का मुंह भी नहीं देख पाएगा। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए, मैं अभी जा रहा हूँ। प्लीज प्लीज। फोन काट दिया। अब तुम पुलिस स्टेशन चलो। सर प्लीज मुझे अरेस्ट कीजिए। मेरे हाथ में एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। अरे ये सब क्या अनाप शनाप बक रहे हो? जाओ जाओ जाओ, घर लौट जाओ। कोई अनाप शनाप नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। आप मुझे अभी अरेस्ट कर लीजिए, वरना वो मुझे मार डालेगा। अरे कौन मार डालेगा? क्या बकवास कर रहे हो? नहीं घर जाओ। बड़े ही अजीब इंसान है। एक अपराधी आकर खुद सरेंडर कर रहा है और आप उसे अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। अरे ये बच्चा है, इसके सर पर भूत सवार हो गया है। चुप हो जाइए प्लीज, चुप हो जाइए प्लीज। वो वर्ड मुंह से मत निकालिए। अगर आप मुझे अभी अरेस्ट नहीं करते हैं तो उसका नतीजा बुरा होगा। हाँ, मगर इस तरह किसी सबूत के बिना। सबूत तो इस पेनड्राइव में है ऑफिसर। एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज। अगर अभी आपने इसे अरेस्ट नहीं किया तो कानून तोड़ने के लिए मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, जो मैं करना नहीं चाहता। नहीं सर, मैं अभी अरेस्ट करता हूँ इसे। हवलदार लेके जाओ इसे। एक मिनट, ये रहा। इसमें 10 लाख का चेक है। उस उस आदमी का मेडिकल बिल आप पे कर दीजिए, नहीं तो फिर कुछ नहीं। आप लोग चलिए। मैं तो हैरान हो गया, ऐसा इम्पॉसिबल काम हुआ कैसे? उसके अंदर अकल कैसे आई? अचानक से जब भूत दिख जाता है तो लोगों को अकल आ ही जाता है। समझ गया। सच में मालिनी भाभी, आपका कोई जवाब नहीं। राजेश भैया, बोलिए मालिनी भाभी जिंदाबाद।